कलयुग नहीं है, कलम का युग है। बहुत बुरा समय था, बहुत बुरा लगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, जब ये प्रिपरेशन जब चालू की थी ना, तब मैं थर्ड ईयर से डीपी नहीं लगाई थी। ये एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, ये हर किसी के मन में आता है। रात रात भर मेरे साथ मेरे मम्मी मेरे पापा अल्टरनेट डे में रख के अपना रूटीन सेट किए हुए, तब तक पढ़ना जब तक जो होता है ना, अपने अंदर का जो अंतरात्मा है वो बोल ना दे कि अब हो गया। कि टाइम मैटर नहीं करता है, आपका टॉपिक मैटर करना चाहिए। लेकिन इस बीच में मेरा एक और जो डाउनफॉल था वो मैं बताती हूँ। जब मैं वहां कोटा में तैयारी, तब मेरे मामा जी है जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज थे, मतलब मेरे पापा के समान ही थे। मैं उनकी एकदम लाडली थी और वो मेरे एकदम पापा समान थे। उनसे ऐसा होता था कि हर वीक संडे को एग्जाम देके टेस्ट देके उनसे बात करना है, तो उनसे एक रूटीन था मेरा बात करना। फिर अचानक से दिन आता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम कि उनका कॉल आना बंद हो जाता है, बात करना बंद हो जाता है। तो वो बंद होता है तो मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि ये क्यों बंद हो गया है, क्या हुआ है। मैं अक्सर मामी से बात करती थी, मैं मामी से पूछती थी कि मामी मामा कहाँ है, क्या हो गया है। मामी बोलती थी काम से गए हैं, कुछ काम से गए हैं, ऐसे ही। लेकिन उस समय मेरे मामा जी का डेथ हो जा रहता है, और जो कि मुझे पता ही नहीं रहता है कि उनका डेथ हो चुका है। पूरे घर वाले छुपाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाई है वो बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, क्योंकि मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। तो इस तरीके का ये रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि मेरे घर वाले आए रहते हैं, तो मैं उनके फोन में एक चैट पढ़ लिए रहती हूँ कि मामा जी का काम कहाँ है। तो काम कहाँ है मतलब दिमाग में तो वही रहता है ना कि इनका कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ हो रहा है। तो मैंने अपने मम्मी पापा से भी ये चीज पूछा, बोले कुछ नहीं, वो तो कुछ काम है, वो कहाँ पे उनका काम को करना है, करके मुझे डाइवर्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैं वहां एग्जाम देके, मैं कोटा में ही एग्जाम दी, कोटा में एग्जाम देके मैं बिलासपुर आ गई। सबको लगा बढ़िया एग्जाम हो गया है, मुझे भी लगा एग्जाम हो गया, बढ़िया सिलेक्शन हो गया है, सब कुछ ठीक है। फिर घर आने के बाद मुझे पता चलता है, मेरे घर वाले तब बताते हैं कि अब बता देते हैं कि मामा जी नहीं है करके, वो बताते हैं कि नहीं है। बहुत बुरा समय था, बहुत बुरा लगा। फिर उस बीच में ये हुआ कि मेरा जो नीट का जो एग्जाम था जो मैंने दिया था वो कैंसिल हो जाता है। तब सोच रही हूँ, इतनी खुश थी मैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, वो एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है। अभी भी देख रहे होगे नीट का क्या होता है। वो ट्रॉमा मैंने उस समय भी सहा, वो कैंसिल हो जाता है। सामने में साथ में ट्रॉमा है मामा जी का, अभी तक तो डाउटफुल कंडीशन में थी, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया वो भी नहीं है। तो वो रात रात भर पढ़ना, फिर से मुझे वो 1 डेढ़ 2 महीना पढ़ना मेरे लिए बहुत 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 हार्ड था। तब मैं मतलब लिटरली रात में इतना रोती थी कि यार मतलब क्यों इतना बुरा हो रहा है, ये भी हो गया है, वो भी हो गया। तब लाइफ में हर चीज बुरा चल रहा था कि आप अपने लव वंस को भी खो दिए हो, आपका अपना सिलेक्शन भी खो दिए हो, आप 9 महीना जो इतना मर मर के पढ़े हो, एक रिदम बने रहता है, एक कंटिन्यूस फ्लो बने रहता है, वो फ्लो भी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हम रिलीफ हो गए हैं, लेकिन फिर से अपने आप को उसी जोन में फिर बैठाना है। इतना टफ था ना कि उस जोन में मैं कैसे बैठा हूँ। फिर मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट, एक कोटा जाना था, दूसरा मामा जी का खत्म होना था। तो वो मेरे को इतना मोटिवेट किया कि मुझे घर वाले यही बोले कि वो बोले थे तबीयत उनका खराब था तो भी मत बताओ, भांजी के एग्जाम खराब हो जाएगा, मैं चाहता हूँ वो डॉक्टर बने, तो इस चीज को उन खराब मत होने दो। तब फिर मेरा टर्निंग पॉइंट वही था कि मुझे वो ये चीज बोल के गए हैं, मेरे लिए करके गए हैं, तो अब मेरी फर्ज बनती है मैं उनके लिए भी कुछ करूं। तो वहां पे फिर रात रात भर मेरे साथ मेरे मम्मी मेरे पापा अल्टरनेट डे में रख के अपना रूटीन सेट किए हुए थे कि आज मैं 3 बजे तक बैठूंगा इसके साथ, रात रात को ये पढ़ती है तो कल तुम बैठो। हर दिन रात में 2 बार मेरे लिए कॉफी आता था कि मैं मुझे नींद ना आए। इस तरीके से पूरा मेरे स्ट्रगल मेरे साथ साथ मेरे मम्मी मेरे पापा ने भी किया है। तो आज शायद मैं उनके भी मेहनत की वजह से, मेरे पूरे फैमिली के मेहनत से आज मैं यहाँ हूँ।
तो एक स्ट्रगल जो होती है वो आपकी कभी कभी अकेले भी रहती है, कभी कभी आपकी पूरी फैमिली की भी होती है। तो इस तरीके की थी वहां की जर्नी। जब मैं क्लास 8 में थी तब मुझे ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनल डरपोक टाइप की थी, इतनी डरपोक कि मुझे हॉस्पिटल से डर लगता था। एम्बुलेंस रात को बजता था ना, यूं यूं यूं, तब मुझे इतना डर लगता था, एकदम लिटरली डर लगता था। बोली हे भगवान सब ठीक हो, किसी को कुछ गलत ना हो। इतनी डरपोक टाइप की लड़की की किसी का तबीयत खराब होता था मैं चाहती नहीं थी। फिर वहां से लाइफ में मैं एक ऐसा फेज आया कि मुझे लिटरली एम्बुलेंस में मुझे डिलीवरी करना पड़ा। तो मैं वो जिस जिस दिन मैं एम्बुलेंस में डिलीवरी करने अंदर घुसी ना, तो मुझे वो इतना फ्लैशबैक याद हुआ कि कभी इस एम्बुलेंस में इतना डरती थी, इसमें इतना डर लगती थी कि ये मेरे से 1 किलोमीटर दूर रहे, आज मैं उसमें बैठ के मैं डिलीवरी करा रही हूँ और वो बच्चा भी खुश है, वो माँ भी खुश है। तो इस तरीके से जो होता है ना, आपका लाइफ का जो फियर है उसको ओवरकम करना, तो ये चीज सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि सब अपने लाइफ का जो भी फियर है उसको ओवरकम करो। लाइफ में बहुत ऐसे भी समय आएंगे कि लगेगा अब मैं सब कुछ जा चुका है, सब कुछ गया, अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ सकती, अब मेरे में नहीं हो पाएगा। ऐसा सबके लाइफ में आता है, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हो। और जो नहीं आता बोलता वो तो झूठ बोलता है। सबके लाइफ में ऐसा होता है। तो उस समय हमेशा हमें क्या सोचना है, पॉजिटिव चीज, कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी लाइफ में कैसी चेंज आएगी, मेरे मम्मी पापा को कितना रेपुटेशन मिलेगा। उस समय मैं अक्सर सोचती थी अरे मैं बन जाऊंगी तो मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी बोलेंगे और डॉक्टर साहब के मम्मी पापा ऐसे करके। तो मैं वो सब सोच के मोटिवेट होती थी। तो ऐसे आप लोग भी अगर ऐसा कुछ आता है तो मोटिवेट करो, या लाइफ में कभी ना कभी हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन रोल मॉडल होता है, तो उनसे बात की। फिर उसके बाद एक चीज और था इस जर्नी में, जर्नी मेरी बहुत सारी है कि जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी यूजी के लिए, तब मुझे ऐसा था कि मैं एम्स में जाऊं, एम्स में जाऊं। लेकिन बट उस समय मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था कि कैसे पढ़ना है, गाइडेंस नहीं था। तो वो सपना अधूरा मेरे अंदर रह गया था। फिर उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैं सोची कि यूजी तो नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे पीजी चाहे कुछ हो एमबीबीएस से ही करनी है। तब फिर मैं जब मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव आया था, तब वहां पे पीजी के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे। कोई डैम्स वगैरह, जैसे अभी डैम्स है, मैरो है, प्रिप्लैडर है, बहुत सारे हैं। वहां पे ना ऑनलाइन था ना ऑफलाइन, कुछ नहीं था। तब मैं ये जो अपना प्रिपरेशन है मैं 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। तब मैं वहां से राजनांदगांव से रायपुर आती थी। रायपुर में ऐसा होता था कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का 12 से 13 घंटे का क्लास रहता था। सुबह 8 बजे से चालू होता था क्लास, वो रात को 9-10 बजे तक चलता था। ऐसे पूरा फ्राइडे सैटरडे संडे रहता था। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे मैं पूरा कॉलेज करती थी, अपने एमबीबीएस में थी तो कॉलेज करती थी। फिर वहां से शाम का ट्रेन पकड़ती थी गुरुवार को ही, वहां से यहाँ आती थी, यहाँ पे रेंट लेके रखी थी। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मैं पूरा क्लास करती थी अपने पीजी के लिए। फिर से मैं संडे को पूरा ये यहाँ का क्लास अटेंड करके फिर मैं दोबारा कहाँ जाती थी, राजनांदगांव जाती थी। तो ऐसा भी था जमाना कि तब मुझे कोचिंग के लिए राजनांदगांव से रायपुर, रायपुर से राजनांदगांव अप डाउन करना पड़ता था। तब ऐसा भी फेज आया था मेरा कि बाकी सब लोग कोचिंग छोड़ चुके थे कि छोड़ यार, मतलब कॉलेज का देखना है, कॉलेज में भी तो पास होना जरूरी है। मेरे भी अंदर रहता था यार कि मैं कॉलेज को हैम्पर कर दूंगी तो यहाँ पे दिक्कत ना हो जाए। तब मैं अक्सर डर रहता था, मेरे भी अंदर वो डर था। लेकिन ये था कि मुझे पीजी में जाना है, पीजी में जाना है, एम्स में जाना है। तब मैं वहां पे छोड़ी नहीं, और वहां पे आज छोड़ी नहीं, आज उसी का मेहनत है कि मैं यहाँ हूँ। तो लाइफ में कभी भी मेहनत होता है, वो मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है। कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो मिलता ही मिलता है। तो कभी रिजल्ट ना आए तो डिमोटिवेट भी ना होना, लाइफ में कुछ अच्छा हो। और पढ़ना तब तक पढ़ना जब तक जो होता है ना, अपने अंदर का जो अंतरात्मा है वो बोल ना दे कि अब हो गया आकांक्षा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, तब तक मर के पढ़ो। और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो ये सोचो लाइफ में कि इससे भी अच्छा लाइफ में कुछ आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा ये सोचना है। मेरे पापा अक्सर ये बोलते हैं कि अभी कलयुग नहीं है, कलम का युग है। कलम पेन का
पेन आप एक बार साइन कर दिए, कलेक्टर एक साइन के लिए होता है ना, एक पॉलिटिशियन साइन के लिए होता है, एक डॉक्टर बस साइन के लिए होता है, तो उनका कलम का इतना पावर रहता है। तो वही बोलते हैं कि अभी कलयुग नहीं है, कलम का युग है। और हमारा जो मेन, जो हमारा जो धन होता है, जो भी चीजें है वो चोरी हो सकती है। आप घर से कुछ भी चीज है, ऑर्नामेंट्स चोरी हो सकती है, एक पैसे चोरी हो सकती है, गाड़ी चोरी हो सकती है, लेकिन आपका एजुकेशन, आपका पढ़ाई एक ऐसा धन है ना कि कोई कितना भी चाहे चोरी ही नहीं कर सकता है। तो ये जो चीज है इसको अपने पास रखो और इस चीज से आगे जाओ। ठीक है। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम शुभम निर्मलकर है। मैम मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि जैसे कि मैम हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो उसमें मैम वो लोग देखते हैं कि वो सोशली बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो चीजों को हम उनकी स्टेटस स्टोरी में देखते हैं, तो हमारा भी मन वो करने को करता है। तो उस चीजों को कैसे हम लोग अपने आप को संभाले कि हमको ये चीज नहीं करना है, हमको ये चीज करना है। ये मेरा क्वेश्चन। एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, ये हर किसी के मन में आता है। सबसे बड़ा चीज ये है और पहला चीज ये है कि हमें ना जो भी है ना अपना पढ़ने का जो है टारगेट, वो एक सेट रहना चाहिए कि मेरे को 1 साल पढ़ना है, मेरे को 1 साल में अपना सिलेक्शन पाना है। उस 1 साल में हमें ये सोचना है कि मुझे लाइफ में हर चीज सेक्रीफाइस करनी है। फ्रेंड्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, फैमिली को भी, उस समय फैमिली को भी शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए, तो उस समय सब कुछ भूल जाओ और उस समय जब मन करे तब ये सोचो इन लोग तो स्टेटस ये सब डला रहे हैं, मैं कल को ये स्टेटस डालूंगा कि मेरा सेलेक्ट हो गया है, व्हाइट एप्रन में डालूंगा। तब सोचो वो व्हाइट एप्रन का स्टेटस देख के क्या होगा। तो ये करो। एक छोटी सी स्टोरी बताओ अपने यहाँ पे। जब मैं ना एमबीबीएस में थी ना, तब मुझे भी ये सब शौक बहुत था, फोटो वोटो का। तब मैं ना उस समय ऐसा था कि मुझे एम्स में ही जाना है, पीजी में सेलेक्ट। मैं लिटरली बता रही हूँ, जब ये प्रिपरेशन जब चालू की थी ना, तब मैं 3rd ईयर से डीपी नहीं लगाई थी। डीपी सोचो, व्हाट्सएप के इस जमाने में डीपी कौन नहीं रखता है। मैं हटा दी थी क्योंकि मैं जब डालूंगी अपना डीपी डालूंगी, एम्स में पहुंच के डालूंगी। तो मेरा भी मन करता था, सबका स्टेटस स्टोरी देखती थी और डीपी देखती थी, सब अच्छा अच्छा अपना फैशनेबल कुछ न कुछ डाले हुए हैं डीपी, तो मेरा भी मन होता था। तो वही चीज बता रही हूँ कि तब मेरा टारगेट ये था कि मैं एम्स में पहुंच के करूंगी, तब वो सोच के रखो कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं व्हाइट एप्रन में डालूंगी। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज अपूर्वा तिवारी। माय क्वेश्चन इज कि आपने जैसे बताया कि आप कोटा गए थे ड्रॉप लेके। हाँ। तो और आपका मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया था वो वाला। हाँ। तो जब सेकंड फेज हुआ तो आपका सिलेक्शन उसमें हुआ कि आपने एक और ड्रॉप लिया? नहीं, मेरा उसी में ही हो गया था सिलेक्शन, मुझे ड्रॉप लेने की और जरूरत नहीं पड़ी थी। ओके। हाँ। और माय क्वेश्चन इज कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है, मेरा पहला ड्रॉप है ये। 6 घंटे की क्लासेस होती है, 6 आवर्स, सुबह 8 से 3 बजे तक। उसके बाद मैं रेस्ट करके फिर 4 बजे से 10 बजे तक वापस पढ़ती हूँ। तो इज दैट इनफ कि और करना चाहिए? सेल्फ स्टडी था वो 4 to 10। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैटर नहीं करता है, आपका टॉपिक मैटर करना चाहिए कि मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक्स है इतने क्लियर करने। एक टाइम लिमिट फिक्स रखो कि हाँ मुझे 8 to 10 पढ़ने हैं, लेकिन उस एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि मुझे 10 o'clock पे खत्म कर देना है। अगर आपका आज का टॉपिक है, इतना टारगेट रखा है, वो टारगेट अगर आपका 8 o'clock खत्म हो जा रहा है तो इट्स गुड इनफ। बढ़िया 8 o'clock खत्म करके अच्छे से खाना वाना खा के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व का प्रैक्टिस कर दो। और वो 10 o'clock पे अगर वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो ये बात नहीं कि कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं बंद कर दूं 10 बज गए हैं, तब आपको 11, 1, 12 बजे तक भी जगना है। तो टॉपिक वाइज होना चाहिए। मैं कभी लोगों को नहीं बोलती कि टाइम से पढ़ो, टॉपिक से पढ़ो कि मुझे इतना सॉलिड पढ़ना है और इस पढ़ने के बाद मुझे मजा आना चाहिए। जब तक एंजॉय नहीं करते रहो वो स्टडी तब तक पढ़ते रहो, टाइम कभी मत देखो। अगर वो एंजॉय करते करते टाइम 1 भी बज रहा है ना तो पढ़ लो। और आपके मॉक्स में कैसे मार्क्स आते थे? लाइक मुझे ऐसे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं मॉक्स के मार्क्स के बाद, पर उसके बाद फिर वापस ऐसा लगता है कि इतना मेहनत करते हैं उसके बाद भी मार्क्स नहीं आते। कि मेरे साथ भी होता था, सेम मेरे साथ भी होता था। स्टार्टिंग में जब हम मॉक टेस्ट देना चालू करते तब हमारे बहुत गंदे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तब हमें टारगेट लाइक फॉर एन एग्जांपल बोल रही हूँ, तब आपके मार्क्स आ गए हैं 320 स्टार्टिंग में, 320 में आ गए तो नेक्स्ट टेस्ट में ये टारगेट रखना है कि 320 से अब मुझे कहाँ जाना है, 350, 360 में जाना है। तो आपको अब एक्स्ट्रा मेहनत कितने करने हैं,
5 से 6 क्वेश्चन के लिए करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 380 तक मतलब 360 तक पहुंच गया, तब अब नेक्स्ट का टारगेट रखोगे कि या तो मुझे 360 पे ही रहना है, इससे डाउन तो जाना ही नहीं, और इससे ऊपर मुझे कहाँ जाना है, 400 तक का मेरा टारगेट है। ऐसे करते करते हर बार 30 मार्क्स का टारगेट रखो, इंक्रीज करो। कभी ऐसा नहीं होता कि हम सीधा 350 से सीधा कहाँ 700 में जंप करें। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम इतनी डिमोटिवेट होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, फिर वो अलग ही वो है, ठीक है। तो उस समय स्मॉल स्मॉल टारगेट रखो। मेरे पास भी ये होता था, तो मैंने हमेशा हर टेस्ट को एक एग्जाम की तरह दिया है कि ये मेरा नीट का पीएमटी का एग्जाम है, मुझे ये एग्जाम में ही डिसाइड होगा मेरा चीजें। तो मैं हर टेस्ट को सीरियसली दी हूँ। उसमें हमेशा ये रखो कितना तुम्हारा पॉजिटिव हुआ है, कितना निगेटिव हुआ, वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमेशा से प्री डिटरमाइंड फिक्स होना चाहिए कि अगर ये टेस्ट दे रही हूँ तो इस टेस्ट में मेरा मैक्स टू मैक्स अगर 10 ही निगेटिव होना चाहिए, और मैक्स टू इसमें मेरा टेस्ट में इतने क्वेश्चंस है वो जो सही होने चाहिए। तो ऐसे स्ट्रेटेजी वाइज जाना। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज साक्षी साहू, और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं बनता तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा डीमोटिवेट टाइप होने लगता है, फिर आगे और पढ़ने का मन नहीं करता। और एक और क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट वाइज मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन का ये है कि अगर ऐसा होता है कि कोई है जो आपको नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको माइंड एकदम फिक्स रखना है कि चीजें आती है उसमें तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, जो नई चीजें आ रही है उसी में ही तो बुरा रहेगा। तो बुरे के लिए स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर रहना है। वो जो टॉपिक है उसके लिए आप स्पेशल टाइम दो। अगर उस समय मन नहीं कर पा रहा है तो हमेशा मैं मॉर्निंग आवर्स में ये रखती थी, अपने पढ़ाई के स्टार्टिंग वाले आवर्स में, उस समय माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो वो टॉपिक को आप पहले से बना के रख ले रहो, ये तो टॉपिक्स है, ये तो मुझे एकदम ही खराब है मेरा टॉपिक, और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम जाएगा। तो उस टॉपिक के लिए स्पेशल टाइम निकाल के सिर्फ उसी पे फोकस रहो। दिमाग में जब सेट कर लोगे ना कि मुझे आज ये टॉपिक करना है, इसको खत्म करके ही रखना है, तो वो होके ही रहता है। जो हमारा दिमाग हम सोचते हैं वही हमारा ये एक्शन कराता है। तो ये चीज माइंड में फिक्स कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए? वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लाइक मुझे बायो बहुत पसंद था, तो मैं हमेशा स्टार्टिंग बायो से ही करती थी। टेस्ट देना मैं बायो से स्टार्ट करती थी, और पढ़ने के समय मुझे मालूम है कि मेरा बायो बहुत अच्छा है, तो मैं बायो से स्टार्ट नहीं करती थी। क्यों? लास्ट में रात में माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तब ये मन करता है पढ़ने को कि मुझे थोड़ा इजी चीजें है वो मैं पढूं करके। तब उस समय मैं बायो को रखती थी और स्टार्ट में फिजिक्स से करती थी, मॉर्निंग का जो टाइम रहता था। तो जब पढ़ने की बारी आती है तब जो हार्ड लगता है वहां से पढ़ाई चालू करो, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है तब जो इजी है वहां से स्टार्ट करो। क्यों बोल रही हूँ ये चीज? आप इजी से स्टार्ट करोगे टेस्ट देना तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर टेस्ट एग्जाम दोगे ना तब और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अरे मेरे को ये भी आ गया, ये भी हो गया, अभी तक तो मेरा 50 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आगे हो जाएगा। फिर ना आता हुआ क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस के चलते बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ही 5 शुरुआत के क्वेश्चन देख लोगे, नहीं आ रहा है, तब आगे का टेस्ट फिर बर्बाद। तो इस तरीके से। गुड इवनिंग मैम। मैम जैसे हम अभी नीट का पूरा फोकस एग्जाम में उसका पढ़ाई में दे रहे हैं, बट इस टाइम जो हुआ था कि पूरा एक नीट एग्जाम में इतना गड़बड़ी हुआ था, उस टाइम हम बहुत अपने स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए थे कि अब जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम में इतनी सरकार जो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उस टाइम हम अपने आप को कैसे हैंडल करें? उस समय ये सोचो कि अकेले ये जो हो रहा है तो गलत हो रहा है, नो डाउट, लेकिन उस समय हमें ये सोचना है कि जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। कॉम्पिटिटर जो है वो पूरे इंडिया है कॉम्पिटिटर, और जो आपके साथ हुआ है वो स्पेशल आपके साथ नहीं हुआ, वो पूरे इंडिया के साथ हुआ है। तो वहां पे एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट एडवांटेज लेना है कि सबकी हालत तो यही हो रही होगी, क्यों ना मैं इस हालत को अच्छा कर दूं कि सब वही हालत में रहेंगे, मैं अपनी हालत अच्छा करके सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो उस समय अपने आप को मोटिवेट करना है। थैंक यू मैम। सभी का पर्पस होता है खुद का अर्न करना, लेकिन ये निखार टॉक मुझे लिटरली बोल रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो मैंने देखा वीडियोस कि उसमें कैसे पीएससी का तैयारी के बारे में है, कैसे डॉक्टर के बारे में है, कैसे पुलिस के बारे में, हर प्रोफेशन के बारे में दिया है, ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि कैसे पढ़ाई किया जाता है, क्या पीछे की लाइफ है, क्या आगे की लाइफ है। ऐसे बहुत कम होते हैं जो बताते हैं कि
ऐसी होती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप ये काम कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा काम आप हमेशा करते रहो, और ये बच्चे जो हमारे युवा पीढ़ी है, यही तो हमारे कल के भविष्य है, फ्यूचर है, तो उनके लिए आप ये काम करते रहो, उनको मोटिवेट करो। थैंक यू।